आज मैं आपको बताऊंगा चंद ऐसी दवाइयों के बारे में जो थोड़े अरसे के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए लेना तो फ़ायदेमंद साबित होता है। मगर इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल अगर आप रोज़ाना लंबे अरसे तक करते हैं तो इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। होता क्या है कि जब कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसकी कंडीशन को देख के, उसकी डिज़ीज़ को देख के उसे एक दवाई लिख के देता है। अब जब उस दवाई से उस मरीज़ को फ़ायदा होता है तो फिर वो मरीज़ उसको फ़ायदा समझ के रोज़ाना लेना शुरू कर देता है, या जब भी वो बीमार होता है उसको शुरू कर देता है। तो इससे उस मरीज़ को फ़ायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने इस लिस्ट को गौर से देखना है और ये समझना है कि कहीं आप या आपका कोई जानने वाला इनमें से कोई दवाई लंबे अरसे से रोज़ाना तो नहीं ले रहा और उसे अंदाज़ा भी ना हो। इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो दवाइयाँ आ जाती हैं उन्हें पेन किलर्स कहा जाता है। ये जो पेन किलर्स होती हैं जिन्हें लोग जिस्म में दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दवाइयाँ शॉर्ट टाइम के लिए तो फ़ायदेमंद साबित होती हैं, लेकिन लंबे अरसे तक रोज़ाना इनका इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। जैसे कुछ लोग ब्रूफिन ज़्यादा खा रहे होते हैं, कुछ लोग डाइक्लोरान ले रहे होते हैं, कुछ लोग नेप्रोक्सन रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनके रोज़ाना और लंबे अरसे तक इस्तेमाल से सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि आप इन दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको ये दवाइयाँ खाए बिना आराम ही नहीं मिलता है। जब आपको इन दवाइयों की आदत पड़ जाती है, आप इन दवाइयों को रोज़ाना और लंबे अरसे तक खाना शुरू कर देते हैं, तो इससे आपके गुर्दे और जिगर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आपके मैदे के अंदर अल्सर बनने लगते हैं। ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, उनके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, अचानक वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर आपको दिल के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा आपको बहुत लंबे अरसे तक पेन किलर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको इनका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, वो भी नेचुरल, जो कि आपके पास मौजूद है हल्दी के कैप्सूल की सूरत में। हल्दी के जो सप्लीमेंट होते हैं वो ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप रोज़ाना दर्द के लिए एक हल्दी का कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आपके घर में जो हल्दी आती है उससे आप गोल्डन मिल्क बना सकते हैं, और वो गोल्डन मिल्क आप रोज़ाना रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको दर्द में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप अदरक का पानी पी सकते हैं या अदरक का कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे और रेस्ट करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा बिना किसी दवाई के। इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर दवाइयाँ आ जाती हैं वो है मैदे की दवाइयाँ, जिन्हें एसिड रिफ्लक्स या गर्ड के लिए लिया जाता है। सादा लफ्ज़ों में जिन लोगों को मैदे में तेज़ाबियत या मैदे के मसाइल रहते हैं वो ये दवाई अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों की जेब में जब वो खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले इस दवाई को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इस दवाई का इस्तेमाल शॉर्ट टाइम में तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है। जैसे अगर आपको एक तेज़ाबियत वाला पानी मुंह की तरफ आ रहा है, आपको एसिड रिफ्लेक्स है, या फिर आपको एच पाइलरी इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली ये हेल्प करती हैं। ये दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कुछ लोग ओमेप्राजोल ले रहे होते हैं, कुछ लोग लांसाप्राजोल ले रहे होते हैं, कुछ लोग पेंटाप्राजोल ले रहे होते हैं, कुछ लोग इसोमेप्राजोल ले रहे होते हैं, कुछ लोग राइजिक ले रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये दवाइयाँ शॉर्ट टाइम के लिए तो हेल्प करती हैं, लेकिन जब आप इन दवाइयों का इस्तेमाल लंबे अरसे से कर रहे होते हैं, और अक्सर लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल लंबे अरसे के लिए करते हैं, तो इससे आपके जो B12 लेवल्स हैं, विटामिन B12 जो होता है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके हाथों पाँव में आपको सुनपन या आपको एक नमनेस फील होती है। इसी तरह से आपका मैग्नीशियम लेवल कम होने लगता है, आप में कैल्शियम की कमी होने लगती है, आपकी हड्डियां आसानी से टूटने लगती हैं, गुर्दे ख़राब होने लगते हैं। इसलिए हमेशा आपको नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए, ना कि लंबे अरसे तक आपको ये मैदे की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए आप रोज़ाना एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। आप 1 गिलास पानी का लें, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का डालें, उसे मिक्स करें और एक स्ट्रॉ की मदद से इसे इस्तेमाल करें। इससे भी आपके मैदे का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे तो आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड के जो सप्लीमेंट मिलते हैं या जिंक कार्नोसिन के जो सप्लीमेंट मिलते हैं वो ले सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको ये दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपने खाना जो होता है वो कम खाना है, और ऑयली और जो स्पाइसी फूड होता है उसको खाना कम कर देना है। रात का खाना कोशिश करें जल्दी खाएं और थोड़ा खाएं, और उसके बाद हल्की फुल्की वॉक करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम यकीनन फिक्स हो जाएगा। इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे दवाइयाँ आ जाती हैं उन्हें स्लीपिंग पिल्स कहा जाता है। जैसे डायज़ेपाम है, जैसे अल्प्राजोलाम है, जैसे ब्रोमाज़ेपाम है।
ये दवाइयाँ लोग अक्सर नींद की कमी की वजह से या एंजाइटी, डिप्रेशन या जिन लोगों को झटके लगते हैं, वो लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल लंबे अरसे से कर रहे होते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। तो ये दवाइयाँ भी आपको लंबे अरसे तक डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये लेते हैं तो आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको इनकी आदत पड़ जाती है और फिर बिना दवाई खाए आपको नींद नहीं आती है और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी डोज़ को बढ़ाना पड़ता है। जब आप ये दवाइयाँ लंबे अरसे तक खाते हैं तो इनके खाने से आपको हर वक्त थकावट रहने लगती है, आप में हर वक्त सुस्ती महसूस होती है, नींद आती है, मेमोरी के इश्यूज़ आने लगते हैं, आपका जो स्लीप साइकिल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगता है। इसलिए आपको हमेशा इन चीज़ों का अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। जैसे आप विटामिन डी ले सकते हैं अगर आप में नींद की कमी है, या आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकते हैं, मेलाटोनिन के सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा रात को मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, कैफ़ीन वाली अगर आप चीज़ें लेते हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें, रात को 10 से पहले सोने की कोशिश करें, तो यकीनन आपकी इस प्रॉब्लम में काफ़ी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे जो दवाइयाँ आ जाती है उन्हें लेग्जेटिव्स कहा जाता है। ये लेग्जेटिव्स वो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें बेसिकली लोग कब्ज़ को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देती हैं, जिससे स्टूल जो होता है वो इजीली पास हो जाता है। जैसे सेना है, जैसे बिस्कोडल है, जैसे लेक्टोलूस है। ये दवाइयाँ लोग लंबे अरसे से ले रहे होते हैं और ये दवाइयाँ लेने से होता क्या है कि आपकी जो आंतों की मूवमेंट है वो वीक हो जाती है, आपकी बाउल जो मूवमेंट है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके बाद आपको ये दवाई लेनी पड़ती है और इस दवाई के लेने के बगैर आपको स्टूल पास नहीं होता है। इसके साथ साथ इनके ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल से आप में पानी की कमी हो जाती है, आपके पोटाशियम लेवल कम होने लगते हैं, गुर्दों में ख़राबी और पेशाब के अंदर खून और बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा नेचुरल लेग्जेटिव्स लेने चाहिए। जैसे आपको चिया सीड लेना चाहिए, जैसे आपको इसबगोल लेना चाहिए, आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, ट्रिफला वाटर ले सकते हैं और इसके साथ साथ आपने पानी ज़्यादा पीना है, फाइबर वाली डाइट लेनी है और हर खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करनी है, तो यकीनन आपका ये प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो जाएगा। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे जो दवाइयाँ आ जाती हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। इसमें जो कॉमनली इस्तेमाल होती है वो एमॉक्सिलिन ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल होती है, या कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए लेंगे तो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन अगर आप लंबे अरसे तक बार बार लेना और ख़ुद से लेना शुरू कर देंगे तो इससे होगा क्या कि वो दवाई आहिस्ता आहिस्ता जो एंटीबायोटिक है वो काम करना बंद कर देगी, आपको एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो जाएगी। यानी अगली बार जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा और आप अपने डॉक्टर को जाके बताएंगे और या फिर वही दवाई दोबारा से खाएंगे तो वो दवाई अपना काम करना बंद कर देगी। इसके साथ साथ आपके मुंह के, आपके जो पेट के या आंतों के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो आपका गट फ्लोरा होता है वो तबाह हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, जिससे आपका पेट ख़राब होने लगता है, आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, मैदा ख़राब रहने लगता है, इवन कि कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से और शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहिए। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे जो दवाइयाँ आ जाती हैं वो है स्टीरॉयड मेडिसिन। जो स्टीरॉयड मेडिसिन होती हैं ये जिस्म में सूजन और एलर्जी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए दी जाती हैं आपके डॉक्टर की तरफ से। जैसे इनमें जो कॉमनली इस्तेमाल होती हैं वो प्रेडनिसोलान है, वो डेक्सामेथासोन है, वो बीटामेथासोन है। इन दवाइयों को हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही इनको इस्तेमाल करें। अगर आप लंबे अरसे तक डॉक्टर से बिना सलाह के ये दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो एक तो इससे आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपको शुगर जो होती है वो बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, चेहरे पर आपको सूजन देखने को मिलेगी, इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो प्रेडनिसोलान जैसी स्टेरॉइड होती हैं इनको हमेशा मोहतात और डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो दवाइयाँ आ जाती हैं उन्हें स्टेरॉइड आई ड्रॉप और स्टेरॉइड क्रीम कहा जाता है। इस कैटेगरी को अक्सर लोग दवाइयाँ नहीं समझते, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड होते हैं जिन्हें आपको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आई ड्रॉप जिनमें प्रेडनिसोलान आई ड्रॉप आ जाता है, डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप आ जाता है, इनको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो क्रीम्स होती हैं जिनके अंदर बीटामेथासोन होता है, मोमेटासोन क्रीम होता है, क्लोबिटासोल क्रीम होती है, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम होती हैं, ये क्रीमें भी आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि घर में बेटनोवेट क्रीम आम इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो जो स्टेरॉइड क्रीमें होती हैं या स्टेरॉइड आई ड्रॉप होते हैं, इन्हें लोग आँखों में रेडनेस या जिस्म के ऊपर ख़ारिश या फिर कोई रैश हो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो बार बार लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो इनका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टीरॉयड आई ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी आंख का प्रेशर बढ़ सकता है, आपको आंख के अंदर बार बार इन्फेक्शन दोबारा से होना शुरू हो जाएगा, आपकी बीनाई मुतासर हो सकती है। और अगर आप क्रीम की शक्ल में अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं स्टीरॉयड क्रीम को, तो ये आपकी जल्द को पतला कर देंगी, आपकी जो स्पाइडर वेन्स हैं चेहरे के ऊपर वो बहुत विजिबल नज़र आना शुरू हो जाएंगी, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, एक्ने आ सकते हैं। तो इसलिए आपको स्टीरॉयड आई ड्रॉप या स्टीरॉयड क्रीम कभी भी ख़ुद से नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग फंगल इन्फेक्शन के अंदर भी स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ड्रॉप्स और क्रीम्स हैं इनका इस्तेमाल आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, हर दवा का फ़ायदा होता है शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन अगर आप लंबे अरसे से इनमें से कोई भी दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कीजिएगा। आई होप इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।